हेलो दोस्तों, मैं सुवेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी फिजिक्स में नई श्रृंखला चालू हो चुकी है जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण में अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन एक चीज पढ़ते हैं जो है जी और जी में संबंध। ठीक, जी और जी। पिछली वीडियो में आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता चल गया होगा। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, इसको अपन को डिस्कस करना। बहुत सिंपल है, आप याद कर लेना, बस मैं उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक बता दे रहा हूं। ठीक, ये अपनी अर्थ है, अर्थ की रेडियस त्रिज्या हो गई है। कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से फ्री फॉल है, स्वतंत्र रूप से नीचे आ रहा है। पृथ्वी का ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ से आ गया नीचे और नीचे आके टकरा गया, ये कंडीशन। अब अपन जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर उस पे लगने वाले बल के समानुपाती होती है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये पत्थर है, इसका कोई ना कोई मास होगा, ये वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, मतलब उसका क्या हो जाएगा? मोमेंटम। और इस सेकेंड लॉ से अपन को क्या निकल के आया था? F बराबर क्या होता है? ma। अब जब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ या पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, और जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो उसमें जो एक्सीलरेशन या त्वरण है वो अर्थ या पृथ्वी के द्वारा लगता है, जिसे अपन a बराबर क्या कहते हैं? g। अब a नहीं है, यहां पर क्या काम कर रहा है? g। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? F बराबर mg, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण अपन को देखना है। फिर ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लगेगा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, जब पत्थर या कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पहली कंडीशन अपन को मिल गई F बराबर mg। सेकंड कंडीशन जो हो गई अपने लिए क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फॉर्मूला F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये कोई कुछ होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट तो फिक्स है ना। अपन को पता है कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? अर्थ है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? F बराबर g तो कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। m की जगह अपन ने क्या लिख दिया? कैपिटल M, क्योंकि अपन को पता है एक जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ है, और अर्थ के मास के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान के हमने उपयोग क्या कर लिया इसके लिए? कैपिटल M। अब m स्मॉल m बना देते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना। अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अब मान लो ये पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आएगा और ये पृथ्वी सतह से आके टकरा जाएगा। अब जब ये पृथ्वी सतह से आके टकरा गया तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो वही होगी जो पृथ्वी की रेडियस है, त्रिज्या। अब पृथ्वी की रेडियस जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं r से, तो F बराबर g m1 स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ठीक, तो ये अपने लिए कौन सा हो गया? एक और फॉर्मूला बन गया। अब देखो, ये जो पहला फॉर्मूला है F बराबर mg, और जो तीसरा निकल के आया F बराबर g m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कैपिटल R कहां से आया? तो कैपिटल R रेडियस है। किसकी रेडियस है? हमारी अर्थ की, इसलिए इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R से।
यदि ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सतह पर आ गया, सरफेस पे, तो वो उसकी जो दूरी है वो उतनी ही होगी जितनी पृथ्वी की अपनी अर्थ की रेडियस है, इसलिए ऐसा हुआ। अब समीकरण 1 और 3 जो है इसको अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। समझ रहे ना, बहुत सिंपल है। इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन थर्ड है इसको अपन क्या कर देते हैं, कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर, F इज इक्वल टू mg। तो अपन F की जगह कौन सी वैल्यू रख देंगे समीकरण 3 में, mg इज इक्वल टू gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इस m से ये m कट गया, ठीक है, क्योंकि ये वही ऑब्जेक्ट है जो ऊपर था m, फिर यहां आके वो गिर गया नीचे, जब आ गया सतह से टकरा गया, m एक ही है, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। यदि आपसे कहा जाए g और g, कैपिटल G और स्मॉल g में क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। अब g से क्या मतलब है, तो स्मॉल g का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हिंदी में इसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक, कैपिटल G का क्या मतलब है, तो इसे अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m कैपिटल M है, तो m मतलब मास, कैपिटल है मतलब किसका, अर्थ का, और r कैपिटल, r मतलब रेडियस, और किसकी रेडियस, अर्थ की। तो फॉर्मूला होता है g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से आप देखो एक चीज काम की निकल कर आई। ठीक, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सीधे सीधे जो अपने काम का है, g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यदि अपन बात करें इस फॉर्मूला की, तो यहां से क्या निकल कर आता है, यहां r मतलब क्या हो गया, रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस और जो स्मॉल g है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यदि पृथ्वी की रेडियस या त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो जो g का मान है, स्मॉल g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसको अपन लिख सकते हैं g बराबर 1 अपॉन r स्क्वायर। दोनों कांस्टेंट है, फिक्स है, अपन ने इसको क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। g बराबर 1 अपॉन r स्क्वायर, मतलब अर्थ की रेडियस जहां कम है वहां g ज्यादा होगा, जहां अर्थ की रेडियस ज्यादा है वहां g की वैल्यू कम होगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी कंडीशन को अब अपन लेके चलते हैं अर्थ में। ठीक, चलिए इसको समझेंगे जब अपन इस कंडीशन को लेकर चले अपनी अर्थ पर। आप जानते हो कि ये जो पृथ्वी, अपनी पृथ्वी है, ये पूरा एक पूर्ण गोल नहीं है, कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, कैसे स्फेरिकल है ना। उसका जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा ओवल है, ओवल शेप स्ट्रक्चर जैसा है ना। तो क्या होगा, मान लो ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन को अपन क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है इक्वेटर, या इसे अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। आप सभी जानते हो खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। इक्वेटर की यदि अपन बात करें तो ये काल्पनिक रेखा है ना, हिंदी में इसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है इक्वेटर। कैलकुलेशन करने के लिए ये सब है ना काल्पनिक रेखा है, ऐसे नहीं कि ये देखने को मिले, है ना। ऊपर की तरफ जो होती है भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जो है, इन्हें कहा जाता है कर्क रेखा।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे की तरफ जो है इन्हें कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करता हूं मैं ये सब आपको पता होगा। और आखिरी में ये क्या होते हैं, पोल, या जिन्हें अपन कहते हैं ध्रुव। ऐसे होता है। ये हो गया अर्थ का सेंटर, पृथ्वी का केंद्र हो गया। ठीक, सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा, ऊपर की तरफ जो खींची गई है उन्हें अपन कहते हैं कर्क रेखा, इन्हें अपन कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे की तरफ हमने जो खींची है इन्हें अपन कहते हैं मकर रेखा, या इन्हें अपन कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर की तरफ जो है ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, और जो नीचे की तरफ है वो क्या कहलाएगा, साउथ पोल। ये हो गई अपनी अर्थ की कंडीशन। अब क्या है, ये जो आर है और जी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब सबसे बड़ी खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, मतलब आर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी, इक्वेटर में रहेगी। अब जब आर की वैल्यू मैक्सिमम है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। इक्वेटर में भूमध्य रेखा में आर की वैल्यू, आर का जो मान है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम। अब यदि अपन पोल या ध्रुव की बात करते हैं तो ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव में आर की वैल्यू सबसे कम है। गणित नहीं लगा लेना कि त्रिज्या तो केंद्र से लेके चारों तरफ गई, ये अलग तरीका है ना। ये इसकी रेडियस मिनिमम है, तो यहां पर जो जी की वैल्यू है ये क्या रहेगी, मैक्सिमम। इस पोल में भी यही होगा, यहां पर ये जो आर है, इस आर की वैल्यू क्या है, मिनिमम, इसीलिए यहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। पृथ्वी के केंद्र में, इस सेंटर में आर जैसा कुछ नहीं है, तो यहां पर जो है जी की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, तो अब समझो, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए एक सा है, बदलता केवल कौन है, स्मॉल जी। तो यदि अपन इक्वेटर या भूमध्य रेखा की बात करें तो यहां पर स्मॉल जी की वैल्यू सबसे कम है। दोनों पोल या ध्रुव की बात करते हैं तो यहां पर स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और पृथ्वी के केंद्र में जी की वैल्यू क्या होती है, 0। ये अपन को निकल कर आ गया किससे, जी बराबर 1/r²। ठीक, अब यदि आप चाहें तो इसी से चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहां पर अपन समझते हैं। पिछले वीडियो में आपको पता होगा तो अपन ने अर्थ का मास, अर्थ की अपन ने रेडियस, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक, G बराबर Gm/r²। यहां से आप G की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैपिटल G क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m मतलब मास, किसका, अर्थ का, तो 6 इंटू 10⁻24। ये किसका मास होता है, ये मास होता है किलोग्राम, है ना, ऐसा यूनिट लेंगे हमारी अर्थ का। फिर रेडियस, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, जिसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यदि इन सब की वैल्यू रख दें तो अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल जी की, है ना। तो ये सिंपल है, पिछले बार भी कैलकुलेशन किया अपन ने। G बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 24। यही होती वैल्यू, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r²। 6.4 इंटू 10⁻6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब G बराबर
6.67 इंटू 6 इंटू 10, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, धन ऋण का ऋण बड़ी संख्या के सामने पॉजिटिव है तो 30 अपॉन, यदि अपन इसका स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 40.96 इंटू 10⁻12। अब 6.67 इंटू 6 अपन यदि करते हैं तो हो जाएगा 440.2 इंटू 10⁻13, ये ऊपर चला गया 10⁻⁻12 अपॉन 40.96। फिर वही घटना हो जाएगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 40.2 × 10 की घात क्या हो जाएगा 1 बटे 40.96, 40.96। ये इससे इसको अपन काट देंगे इस पूरी वैल्यू को, तो अपन को मिल जाएगा 0.981 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.81। अब यहां पर क्या निकालना अपन को जी का मतलब क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। एक्सीलरेशन या त्वरण का एसआई यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्मॉल जी की वैल्यू हो गई 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी इसी से निकल के आ गया, किससे, जो अपन रिलेशन पढ़े थे जी और जी में संबंध। वैसे तो इतनी सी डिजिट है आप याद ही कर लेना, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक रहे, है ना, जैसे कि आप कैसे आया क्या आया, थोड़ा दिमाग में लॉजिक रहे, इसलिए इसको याद रख लेना। ऐसा सॉल्व करेंगे तो अपन को आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अपन आगे देखते हैं तो एक टॉपिक होता है, उसको भी आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में भी वो काफी आता है और लोगों को थोड़ी कंफ्यूज करता है। उस पॉइंट को अपन समझने की कोशिश करते हैं। दो शब्द है ना, दैनिक बोलचाल में अपन डेली लाइफ की बात करें तो वो दोनों एक से है, कोई बात नहीं, लेकिन फिजिक्स के एंगल से यदि बात करें तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। और वो टर्म कौन से हैं, एक होता है मास और दूसरा है वेट। मतलब बोले तो द्रव्यमान और भार। देखो दैनिक जीवन में बोलचाल में बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बोल दो कि मेरा भार इतना है, मेरा द्रव्यमान इतना है, ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन साइंस के स्टूडेंट हैं यदि आप, और साइंस में स्पेसिफिक यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है, फिजिक्स जानना चाह रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीजें अलग अलग है। एक एक करके अपन इनको पढ़ना चालू करते हैं। पहले अपन बात करते हैं मास की। मास या जिसे अपन कहते हैं द्रव्यमान। तो मास या द्रव्यमान के लिए अलग अलग चीजें अलग अलग डिपेंड करती हैं। अपन कंडीशन समझते हैं। यदि केमिस्ट्री के एंगल से देखते हैं आप, रसायन शास्त्र के हिसाब से, तो मास का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या जिसे अपन कहते हैं पदार्थ की मात्रा। हमारे पास कुछ था, कोई भी था, उसमें हमने देखा कि कितनी पदार्थ की मात्रा है, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान, उसे अपन कहते हैं मास, केमिस्ट्री के एंगल से। वो जब केमिस्ट्री में अपन समझेंगे ना तभी समझ में आएगा, अभी तो बस याद रख लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। यदि आप फिजिक्स के हिसाब से देखें तो फिजिक्स में द्रव्यमान का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट यूनिट ऑफ इनर्शिया, या इसे अपन कहते हैं जड़त्व के मापन की इकाई। उम्मीद करता हूं मैं आपको इनर्शिया पता होगा, अपन डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इनर्शिया या जड़त्व का मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, अपोज करता है किसको, वो चेंज इन पोजीशन, उसे अपन क्या कहते हैं, इनर्शिया या जड़त्व। जिसके अंदर जितना ज्यादा मास या द्रव्यमान होगा उसमें उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। इसके लिए अपन ने पढ़ा भी था कि
इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब क्या हुआ, जड़त्व जो है ये समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। इसीलिए भारी वस्तु को धक्का देके उसकी स्थिति में परिवर्तन करने में ज्यादा बल लगता है और कम वस्तु की स्थिति आसानी से बदल जाती है। तो ये क्या हो गया, मास या द्रव्यमान। द्रव्यमान की यदि अपन बात करते हैं मास की, तो ये पूरी दुनिया में कांस्टेंट है। जो मास है वो कभी बदलेगा नहीं, वो फिक्स है कि ऐसा है भैया, इतना है तो इतना ही। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट है, ये हमेशा स्थिर होता है, बदलता नहीं है। चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्रह में चले जाओ, ये हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, या इसे अपन कहते हैं यह एक क्या है, अदिश राशि। ठीक, ये बदलेगा नहीं, ये किसी चीज पर निर्भर नहीं कर रहा है। कोई भी कहीं पर भी यदि है अपन, तो ये अपने ऊपर काम करेगा। अपने अंदर जो पदार्थ की मात्रा है, मान लो समझने के लिए अपना शरीर कोशिकाओं से बना है, तो अपने अंदर जो कोशिकाओं की मात्रा है वो अपने लिए द्रव्यमान हो गई। तो वो कोशिका की मात्रा अपने लिए हमेशा एक सी होगी, चाहे अपन पृथ्वी में रहें, चाहे अपन मंगल में चले जाएं, चाहे चंद्रमा में चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, स्केलर। और यदि अपन बात करते हैं इसके मेजरमेंट की, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, वो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। ठीक, अब एसआई यूनिट है तो सीजीएस आप बना सकते हैं। सीजीएस के हिसाब से इसकी एसआई यूनिट के सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम। तो ये क्या कहलाता है, मास। ये हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह काम कर रहा है। इतनी चीज यदि है तो उसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है मास, या उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। अब यदि अपन बात करें दूसरी चीज समझते हैं इसी के साथ, तो वो कहलाता है भार, वेट या भार। ये शब्द भी आपने सुना ही होगा, है ना, कोई नया है नहीं आपके लिए। चलिए समझेंगे इसको। देखो, भार को समझने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं वेट, या जिसे कहा जाता है भार। ठीक, समझिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं, अब यहां अच्छे समझना, अपन पढ़ते आ रहे हैं तो आपको बनना चाहिए। जब हम अर्थ पे पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी क्या कर रही है, हमें नीचे की तरफ खींचने के लिए वो क्या लगा रही है, फोर्स, क्योंकि अपना मास कम है। अर्थ के मास के सामने अपना मास कुछ भी नहीं है, चाहे वो कांस्टेंट रहे चाहे कुछ रहे, अर्थ के मास के बराबर तो नहीं है। तो क्या होगा, अर्थ अपन को नीचे खींच रही है। तो अर्थ अपन को नीचे खींचने के लिए एक क्या लगा रही है, फोर्स, या एक क्या लगाती है, बल। अब ऐसा तो है नहीं अर्थ नीचे खींच रही है और अपन नीचे ही जाते जा रहे हैं, अपन तो खड़े हुए हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, उसे बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं R से, क्योंकि इसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, या इसे कहा जाता है परिणामी बल। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल, और जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, ये हमेशा बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है। जिस दिन F की वैल्यू ज्यादा हो गई, जो अर्थ लगा रही है, तो अपन नीचे चले जाएंगे, और यदि R की वैल्यू ज्यादा हो गई तो अपन हवा में उड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना अपन हवा में उड़ रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। मतलब R और F हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो
जब पृथ्वी नीचे खींचने के लिए अपने ऊपर बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो उसी बल को कहा जाता है भार। तो भार का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के द्वारा, अर्थ या पृथ्वी के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया फोर्स या बल, उसे अपन क्या कहते हैं? भार। आप जो वेइंग मशीन होती है जिसमें अपन वेट लेते हैं, उस वेट लेने वाली मशीन को छत पे टांग दो आप उल्टा करके, तो क्या आप कभी उस पे अपना भार ले पाओगे? है ना, छत में ऐसे जाके पैर से ऐसे हो जाए और अपन भार लें, क्या ये पॉसिबल है? कभी संभव नहीं है। यदि भार हमें लेना है तो जमीन पे ही अपन को ऐसे खड़े होना पड़ेगा, तभी अपन भार ले पाएंगे। भार ले पा रहे हैं मतलब क्या है? जब पृथ्वी अपन को खींचने के लिए क्या लगा रही है? बल। तो वो जो बल है उसे ही अपन क्या कहते हैं? भार। और इस वेट या भार को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? W से। ठीक, अब अपन जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम की बात करें तो अपन जानते हैं F बराबर क्या होता है? ma। हमारे ऊपर जो F लगा रही है पृथ्वी, उसे ही अपन क्या कहते हैं? वेट। तो W, F की जगह अपन क्या लिखेंगे? W। मास तो दुनिया में कहीं चले जाओ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, m तो m रहेगा। अब एक्सीलरेशन या त्वरण जो है, पृथ्वी यदि किसी वस्तु को खींचने के लिए एक्सीलरेशन या त्वरण लगाती है तो उसे अपन कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, या उसे अपन कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहां पर अपन इन सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? W, m तो m है, और a की जगह क्या रखेंगे? g। तो अपन क्या कहेंगे? जो भार या वेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर mg। कहां से आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma से निकल के आया W बराबर mg। अब इस W बराबर mg से क्या हो गया कि जो भार है, जो वेट है, वो हमेशा किस पर निर्भर करेगा? स्मॉल g पर। हमेशा किस पर निर्भर करेगा? गुरुत्वीय त्वरण पर, या अपन कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m तो क्या है? कांस्टेंट। W और g एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यदि g की वैल्यू ज्यादा है तो W की वैल्यू ज्यादा है, यदि g की वैल्यू कम है तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मतलब हमारे भार की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो अपन यहां पर एक पॉइंट निकल कर क्या आएगा? भार जो है, वेट या भार, ये क्या होता है? परिवर्तनशील। ये क्या होगा? चेंजेबल होगा, परिवर्तनशील होगा। और परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि किस पर निर्भर कर रहा है? g पर। और अपन जानते हैं स्मॉल g की वैल्यू एक सी नहीं है। अब भी अपन ने देखा कि पृथ्वी में ही अलग अलग है। फिर अपन ने पढ़ा था कि मून में, चंद्रमा में तो 1/6 है। फिर अपन ने पढ़ा था कि सूर्य में 28 गुना अधिक है। फिर अपन ने पढ़ा था जुपिटर में 2.5 गुना अधिक है। तो वो तो फिर बदल ही रहा है ना। तो भार क्या रहेगा? परिवर्तनशील। भार की दिशा निश्चित है, तभी काम कर रहा है जब कोई वस्तु, जब क्या हो रहा है? नीचे की तरफ बल लग रहा है। और जहां दिशा निश्चित होती है वो क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी, या उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सदिश राशि। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ये जो वेट है, भार है, वो एक प्रकार का क्या है? फोर्स या बल। एक प्रकार का क्या है? बल। और अपन जानते हैं बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन। और आप यहां से निकाल भी सकते हैं W बराबर mg। m मतलब किलोग्राम, g मतलब त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही अपन क्या कहते हैं? न्यूटन। तो इसलिए अपन कहेंगे कि भार की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन। भार की अब सीजीएस यूनिट आपसे पूछ रहे तो दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपन फोर्स की सीजीएस यूनिट पढ़ चुके हैं। और वो सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। तो इसी प्रकार भार जो वेट है उसकी भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन।
तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है किसमें, मास और किसमें, वेट में। अपन जो बताते हैं वो क्या होता है, वेट। वो बात की बात है कि उसको अपन किलोग्राम में माप लेते हैं, तो उसके लॉजिक में मत फंसो। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां समझ में आएगा। W बराबर mg से निकालते हैं, बहुत उस पर लोड नहीं लेना, ठीक। तो ये कहानी हुई इसकी वेट की, ये जिसे अपन कहते हैं भार। अब भार जो है ये निर्भर करता है किस पे, स्मॉल जी पर। तो उस वजह से थोड़ी सी जो कहानी है वो अपन को समझनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, ठीक। अब यदि अपन बात करते हैं अपनी अर्थ की, पृथ्वी की यदि अपन बात करते हैं, तो अपन ने क्या कहा, पृथ्वी अब पूरी गोल तो है नहीं, तो सबसे बड़ी जो काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं ये क्या कहलाती है, इक्वेटर। ये जो ऊपर की तरफ है ये अपने क्या हो गए, ये ऊपर है, ये हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और ये जो नीचे है ये अपने लिए क्या हो गया, साउथ पोल, या इसे अपन कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब यदि अपन बात करते हैं, ये हो गया मान लो पृथ्वी का केंद्र, तो इक्वेटर या भूमध्य रेखा में आर की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसीलिए जी की वैल्यू यहां पर क्या है, सबसे कम। आर और जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सबसे कम। क्योंकि अपन ने देखा ना, डब्ल्यू बराबर क्या है, एम जी। डब्ल्यू जो है जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि अपन ने देखा था जी बराबर होता है 1/r²। यदि रेडियस ज्यादा है मतलब जी की वैल्यू कम होगी, और जी की वैल्यू कम है मतलब डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, कम। अब यदि अपन बात करते हैं हमारे पोल की, तो ये जो पोल है इसमें आर की वैल्यू कम है। आर की वैल्यू पोल में क्या है, कम है। आर की वैल्यू कम है मतलब यहां पर जी की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। और जब स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वेट भी यहां पर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा, ठीक। तो किसी भी व्यक्ति का भार सबसे अधिक कहां होता है, तो व्यक्ति का भार सबसे अधिक होता है पोल या ध्रुवों पर। किसी भी व्यक्ति का भार सबसे कम कहां होता है, तो किसी भी व्यक्ति का भार सबसे कम जो है ये कहां पर होगा, इक्वेटर, या जिसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी के केंद्र में जी की वैल्यू 0 है, इसलिए यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, है ना। जी की वैल्यू 0 है, एम से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो चार चीजें जैसे स्मॉल जी में याद किए थे, वेट में भी याद कर लो। भूमध्य रेखा में किसी भी व्यक्ति का भार सबसे कम होगा, दोनों ध्रुवों में किसी भी व्यक्ति का भार सबसे अधिक होगा, और पृथ्वी के केंद्र में किसी भी व्यक्ति का भार सबसे कम होगा। ये सबसे बड़ा अंतर होता है द्रव्यमान और भार में। ये सबसे बड़ा अंतर होता है किसमें, मास और वेट में, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व। इसमें अपन ने उनके कुछ फैक्ट देखे, फिर सबसे बड़ी चीज अपन ने पढ़ा मास और वेट, ठीक। आपको जो भी डाउट हो, यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते रहें, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।